स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रा वेरिएंट एंड कोवेरिएंट। ठीक है, उसके लिए मैं एक पॉइंट लेता हूँ आपके पास एक प्लेन में एक मैंने पॉइंट लिया, लेट्स से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट इज एक्स ई एक्स प्लस वाई ई वाई। ठीक है, तो आपके पास जो मैंने शो किया है पॉइंट ये, ठीक है, इसमें अगर आप सोच रहे हो कि ई एक्स और ई वाई क्या है, तो देखिए टेंसर मैथमेटिक्स में आपके पास ये डिनोशन चलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर आई जे के ऐसा क्यों यूज़ किया, मतलब कि टू कोऑर्डिनेट्स के लिए टू डायमेंशन के तो आई जे यूज़ होगा, तो देखिए ये जो स्पेसिफिक है ना, ये आपके पास 3D कोऑर्डिनेट्स में है। ठीक है, तो अगर मुझे मतलब कि हायर कोऑर्डिनेट में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे मतलब कि ये यूज़ नहीं कर सकता मैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि आपके पास अगर आप 2D कोऑर्डिनेट में है तो E1 E2 कर लीजिए आप। ठीक है, अगर आप आपके पास 3D कोऑर्डिनेट्स में है तो E1 E2 E3 कर लीजिए। ठीक है, और 4D कोऑर्डिनेट्स में लेट्स से E4 तक हो जाएगा। ठीक है, ये तो मतलब कि आप IJK को मतलब कि रिप्लेसमेंट है उनका एक हिसाब से। ठीक है, ताकि कोऑर्डिनेट्स का जो डायरेक्शन है वो ईजी अप हो जाए। ठीक है, बाकी इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी इस पे स्टिक करते हैं अपने। आइए, तो आपके पास यहाँ पर इनको बेसिस वेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो एक्स और वाई तो यहाँ पर कंपोनेंट है, और ई एक्स ई वाई यहाँ पर क्या है, बेसिस वेक्टर्स। ओके, तो आप मानिए कि जो आपके पास ये जो 2D प्लेन में मैंने ये बनाया आपके पास पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये एक हिसाब का आपके पास एरो है। ठीक है, देखिए एरो एरो मतलब कि वो जो बो एंड एरो वाला। ठीक है, तो इसका जो ये कोऑर्डिनेट है, इसका कुछ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट होएगा आपके पास। ठीक है, मान लीजिए इसको उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, तो इसकी आपके पास क्या कोऑर्डिनेट्स तो चेंज हो जाएंगे, पर इसका जो ज्योमेट्रिकल आपके पास डायमेंशन है, ठीक है, एक्चुअल जो इसकी ज्योमेट्री है, ठीक है, क्या एरो आपके पास कहीं डिफॉर्म हो गया क्या, मतलब कि जलेबी बन गई आपकी इसकी। ठीक है, तो इसकी जो एक्चुअल ज्योमेट्री है वो तो वही रहेगी ना आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये चल रही है कि जब आप इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो इसके मतलब कि ओवरऑल कंपोनेंट कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहीं से राइज होता है हमारे पास दो आपके पास कंपोनेंट को, जो कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपके पास कंपोनेंट कैसे चेंज होते हैं, तो वही आपके पास कंपोनेंट है कॉन्ट्रा वेरिएंट कंपोनेंट एक, और दूसरा आपके पास है कोवेरिएंट कंपोनेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे थोड़ा सा और कर लेंगे इसको तो समझ में आ जाएगा आपके पास ये। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसके अंदर कॉन्ट्रा वेरिएंट कंपोनेंट से। कॉन्ट्रा वेरिएंट, ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास जो बेसिस वेक्टर मैंने ऊपर आपको बताए थे, जैसे जो ई एक्स ई वाई है ना, तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं कि आपके पास इस केस में जो बेसिस वेक्टर है वो आपके पास लार्जर हो जाता है, बिकम्स लार्जर। ठीक है, देखिए इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अंदर साथ बनाए रखिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो जो पुराना बेसिस वेक्टर था वो तो आपके पास था ई एक्स। ठीक है, और जो नया न्यू, ओल्ड एंड न्यू, न्यू आपके पास क्या है, ई डैश एक्स, एंड ई डैश एक्स इज ट्वाइस ऑफ ई एक्स। ठीक है, मतलब डबल कर दिया, कह रहा हूँ ना, बेसिस वेक्टर बिकम्स लार्जर। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूलर है, मतलब कि यहाँ पर मेरे पास अगर जो स्केल था मेरे पास 50 मीटर का था, तो यहाँ पर मेरे पास स्केल 100 मीटर का है। ठीक है, कुछ भी मेजरमेंट करने के लिए। ओके, तो ये सिर्फ समझाने का बता रहा हूँ आपको मैं। अब मान लीजिए कोई वेक्टर लेता हूँ मैं, वेक्टर आपके पास है 4 टाइम्स ऑफ ई एक्स। ठीक है, मतलब कि ये किसके हिसाब से है, ये आपके पास ओल्ड के हिसाब से है। ठीक है, अब अगर इसको मैं न्यू के हिसाब से करूँ, अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्केल मतलब कि ये ओल्ड बेसिस वेक्टर के हिसाब से है, जो मतलब कि 50 मीटर वाला था। ये एग्जांपल के तौर पे इसको समझ मत लेना कि इसका मतलब ये 50 मीटर है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ। ठीक है, अब अगर इसी वेक्टर को मैं मतलब कि न्यू बेसिस वेक्टर के हिसाब से शो करूँ तो क्या लिखूंगा इसके अंदर, हाँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ ई डैश एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, यहाँ पर मैंने ये देखा कि जब आपके पास बेसिस डबल हो जाता है, बेसिस डबल हो जाता है, ठीक है, तो कंपोनेंट हाफ हो जाता है। समझ में आई बात, जब बेसिस डबल हो जाता है तो कंपोनेंट हाफ हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि आपके पास जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स मूव अपोजिट टू अपोजिट अपोजिट टू बेसिस। तो यहाँ पर मैंने इस सिंपल वे में आपको ये चीज़ बता दी है कि जैसे जैसे ही आपके पास बेसिस डबल हुआ, इसका कंपोनेंट आपके पास हाफ हो गया। यही यहाँ पर बेस है कॉन्ट्रा वेरिएंट का। ठीक है, यहाँ पर मैं आगे इसके एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसके अंदर मैं इसमें इसके कंपोनेंट बढ़ाता हूँ मैं, v इज इक्वल टू 2e1 प्लस 3e2। ठीक है, पर अब हमें इसे न्यू बेसिस में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, वो न्यू बेसिस आपके पास क्या है, v इज इक्वल टू वी डैश वन। ठीक है, वी डैश वन
ये E1 की जगह अब आपके पास, क्योंकि अब ये कंपोनेंट भी चेंज होता है ना, तो कंपोनेंट मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो नया कंपोनेंट कितना आएगा, वो डिपेंड करता है कि आपके पास बेसिस कैसे चेंज हो रहा है। E1 डैश, ठीक है, E1 डैश प्लस V डैश 2 और E डैश 2, ठीक है। कंपोनेंट तो दोनों ही चेंज हो सकते हैं ना, ठीक है, पहले तो एक ही था, ठीक है, अब दोनों चेंज हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कंपोनेंट कुछ इस तरीके से चेंज होता है कि जो हमारे पास ई डैश वन है, ये तो आपके पास, क्योंकि पिछली बार तो एक ही था ना इंडिसेस, तो मुझे इतना इंडिसेस लगाने की जरूरत नहीं थी, तो इसका आप थोड़ा सा हैबिट लगा लो। ई डैश वन आपके पास पुराने ओल्ड के मुकाबले कितना है आपके पास, वो ट्वाइस है ऑफ ई वन, ठीक है। और ई डैश टू आपके पास ई टू के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं इसे ट्रेडिशनल तरीके से करूँ, ठीक है, ट्रेडिशनल तरीके से करूँ और जानना चाहता हूँ कि आपके पास वी डैश वन और वी डैश टू कितना होगा, ठीक है, तो आप सिंपली इसके अंदर क्या करेंगे, ये इतना था आपके पास 2 3 E1 3 2, ठीक है। सिंपली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर इसे, ट्वाइस ऑफ E1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, E1 की वैल्यू है ई डैश वन बाई टू, ठीक है, एंड प्लस थ्री E2 की वैल्यू कितनी है, ई डैश टू, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो वी डैश वन की वैल्यू है, वी डैश वन की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वन है, ठीक है। और वी डैश टू की वैल्यू मेरे पास कितनी है, थ्री है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर जो मेरे कॉन्ट्रा वेरिएंट्स कंपोनेंट्स थे वो 2 3 से 1 3 चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए इसी का सेम मैं फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आपके पास ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब मैं फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ, जो आपको फॉर्मूला याद रखना है, वी डैश आई, ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट आपके पास कोई सा भी हो सकता है, 1 2 3, तो आई उसको रिप्रेजेंट करता है आपके पास, ठीक है। और वी डैश इसलिए क्योंकि वो न्यू में आ गया, ओके। वी डैश आई इज इक्वल टू कर्ल एक्स डैश आई ओवर कर्ल एक्स जे वी जे, ठीक है। ये कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर के लिए आपके पास, ठीक है, घबराओ मत इस फॉर्मूले से, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो ये एक्स है ना, मतलब कि ई वन ई टू इनको शो कर रहा है, ठीक है। सो जो आपके पास ओल्ड वेक्टर था, ये ओल्ड वेक्टर था आपके पास v इज इक्वल टू, इसमें क्या था, वी वन ई वन प्लस वी टू, ठीक है। ये आपके पास ऐसा हो गया, ठीक है। और अगर मैं कॉन्ट्रा वेरिएंट कंपोनेंट में देखूँ कि आपके पास कितना फ़र्क आया, वी वन डैश इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वी वन, ठीक है। ऐसे ही आपके पास वी डैश टू इज इक्वल्स टू वी टू, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रा वेरिएंट कंपोनेंट आपके पास चेंज हुए हैं, ओके। अब देखिए आप, आपके पास ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है जो मैंने लिखा है आपके पास ये, ठीक है। तो मैं इसकी लैंग्वेज में लिखता हूँ, इस फॉर्मूले को ज़्यादा ध्यान से इतना मत देखिए कि क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। मैं इसको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। लेट्स से आर इज इक्वल टू एक्स वन ई वन प्लस एक्स टू ई टू, ठीक है, ये ऐसे तो लिखते हैं अपने इसके अंदर, ठीक है, ऐसी जो डेफिनेशन चल रहा है आपके पास, ठीक है। अब इसी सेम पॉइंट्स के लिए, इसी सेम पोजीशन वेक्टर के लिए आपने अपने न्यू बेसिस को आप ऐसे लिखोगे, क्योंकि उसके अंदर ये कंपोनेंट है ये भी चेंज हो जाते हैं, तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक्स डैश वन, ठीक है। और ई वन आपके पास, ई वन भी चेंज हो जाता है, ई वन की वजह से तो हो रहा है सब कुछ, ई वन डैश प्लस, देखिए आप ये खुद से साथ साथ मेरे साथ भी लिखेंगे ना, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा मतलब क्या डैश वन लगा रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर x2 की जगह आप क्या लिखोगे, x डैश टू, क्योंकि कंपोनेंट चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। E2 की जगह आप क्या लिखोगे, e डैश टू, ठीक है। बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूँ मतलब कि मैं ये, ठीक है, ये आपके पास सेम रहेगा, ठीक है, मतलब कि उसका ज्योमेट्रिक, जो उसका फिजिकल ज्योमेट्री है वो सेम रहेगी आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने ऊपर कहा था कि आपके पास जो ई डैश है, ई डैश वन है, वो ट्वाइस ऑफ ई वन है, और ई टू डैश आपके पास ई टू हो गया न्यू बेसिस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ मैं कि ई जो ई डैश वन है, ई डैश वन है आपके पास कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ई वन हो गया, ठीक है। और ई टू डैश आपके पास ई टू ही है, ठीक है। ये चेंजेस आए हैं, ये आपके पास न्यू बेसिस है। अब नाउ इफ आई कंपेयर दिस एक्स डैश ई वन प्लस एक्स टू ई टू इज इक्वल्स टू, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं वैसे ही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ईजी लिया है, ठीक है, इसलिए आपके पास ये स्टेप ऐसे चल रहे हैं, नहीं तो अगर मैं थोड़ा सा इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड जाऊँगा तो ऊपर वाला आपके पास डिफिकल्ट हो जाएगा और ये फॉर्मूले वाला ईजी हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला किसी वजह से बना होगा ना, ठीक है। तो एक्स डैश वन और ई डैश वन ट्वाइस ऑफ ई वन, एंड एक्स डैश टू एक्स वन टू, ई वन टू आपके पास ई टू, ठीक है। ये चीज़ होगी आपके पास चेंज। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आपके पास जो एक्स वन है, एक्स वन है, एक्स वन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स डैश वन, कंपेयरिंग करने पर, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक्स टू इज इक्वल्स टू आपके पास एक्स डैश टू, ठीक है, कंपेयरिंग करने पर, ओके।
तो यहाँ पर मुझे ये तो पता लग गया, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो कॉन्ट्रा वेरिएंट कंपोनेंट है एक्स डैश वन इज इक्वल टू x1/2 एंड दिस इज दिस, ठीक है। मैंने एक्स डैश की फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ। अब देखिए ये x-1 तो ये यहाँ पर एक्स जे, ठीक है। जे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जे यहाँ पर वेरी करेगा आपके पास, ठीक है। मैं जे को हर जगह घुमाऊंगा। सो पहले मैं निकालता हूँ कर्ल x-1 बाय कर्ल x1, ठीक है, क्योंकि दो इंडिसेस है मेरे पास, ठीक है। कर्ल x-1 ओवर कर्ल x1, ठीक है। तो कर्ल x-1 आपके पास, ये इसको करेंगे तो आपके पास हाफ ही आ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो, ठीक है। एक और आप करोगे कर्ल x-1 ओवर कर्ल x2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जे लिखा हुआ है ना, ठीक है। जे तो वेरी करता है, ठीक है। 1 2 कुछ भी हो सकता है आपके पास, अब 3 में आगे जा नहीं सकता, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। ओके नाइस। अब यहाँ पर और क्या आपके पास, इसको भी करना है। ये मैंने 1 को कर दिया, अब मैंने 2 को भी करना है, ठीक है। तो इसको करते हैं अपने अब। सो कर्ल एक्स डैश 2 ओवर कर्ल x2, ये आपके पास आ गया 1, और कर्ल x-2 ओवर कर्ल x1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप समझे होंगे कि इसका आपके पास क्या बनेगा, मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स आपके पास बनेगा, मैं 1 वाले शुरू करता हूँ मैं। तो पहला आपके पास हाफ 1 1, फिर आपके पास 1 2 0, फिर आपके पास 2 1 0, फिर 2 2 1। ओके, तो मतलब कि जो चीज़ थी ना आपके पास, वो मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। जो डेरिवेटिव था वो आपके पास मैट्रिक्स इस तरीके की है। तो अगर मुझे पहले कंपोनेंट के बारे में जानना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ v-i, ठीक है, और i आपके पास वेरी करता है 1 और 2 दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ v-i, तो मतलब कि v- पहला कंपोनेंट v-1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला वापस से लिख दूंगा मैं वो, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं आपके पास वो फॉर्मूला v-i इज इक्वल टू कर्ल x-i ओवर कर्ल xj ओवर vj। ओके, सो v-1 इज इक्वल्स टू कर्ल x-1 ओवर कर्ल x, आपके पास 1, जे भी तो वेरी करेगा ना, ठीक है। फिर आपके पास v1, ठीक है, जितना जितना जे यहाँ पर होगा उतना ही जे यहाँ पर होगा हर टाइम, ठीक है, क्योंकि आपने जे की दो वैल्यूज ली हुई हैं 1 और 2, ठीक है। तो आपके पास कर्ल x-1 वापस सेम, और यहाँ पर आपके पास कर्ल x2 v2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने, कर्ल x-1 ओवर कर्ल x1, ये आपके पास कितना आया था, हाफ आया था, ठीक है। और v1 आपके पास कितना है, v1 आपके पास कितना है, v1 आपके पास ये रहा 2 है, ठीक है। सो v1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। और अगर कर्ल x-1 ओवर कर्ल x2, ये आपके पास कितना आया था, ये 0 आया था, और v2 आपके पास कितना है, ये आपके पास है 3 था, तो ये v1 डैश की वैल्यू 1 आ गई है आपके पास, ठीक है। तो ये तो अब जाके 1 आई है, ठीक है। जो आपके पास मैंने ये निकाला था ना कि 2 आपके पास 1 में चेंज हो गया है, ठीक है। ये v-1 आपके पास 1 आएगा, ठीक है। तो इससे इतना लंबा प्रोसेस चलेगा, ये चलेगा आपके पास प्रोसेस इतना। ऐसी मैं सेकंड कंपोनेंट निकालूँ v-2, ठीक है। ये आपके पास कितना आया था, 0 आया था, ठीक है। और फिर आपके पास आया था ये 2 कंपोनेंट, और फिर आपके पास 1 कंपोनेंट, ठीक है। और फिर वापस आपके पास जो v2 कंपोनेंट है वो 3 है, तो ये आपके पास 3 आ गया। तो यहाँ पर 1,3 में आपके पास अब चले गए हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये लग रहा होगा कि जैसे कॉन्ट्रा वेरिएंट का जो फॉर्मूला मैंने लगाया है ये बड़ा मुश्किल है, ठीक है। ये ऐसे, इससे अच्छा तो हम ऊपर वाले तरीके से ही कर लेंगे, ठीक है। पर आपको थोड़ा सा भी अगर डिफिकल्ट आ गया ना ऊपर वाला, ठीक है, तो नीचे वाला ईजी लगेगा, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आइए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ एक। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसके अंदर आपको ये फॉर्मूला इजी लगेगा, और जो स्केलिंग का मेथड, जो ट्रेडिशनल मेथड जो आप करते आ रहे हो इजी कंपेयरिंग वाला, वो मुश्किल लगेगा, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू, मतलब वेक्टर ले लेता हूँ, v इज इक्वल्स टू 3e1 प्लस 4e2। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपके पास वो ये इंडिसेस ही चेंज करे, वो ऐसे भी कह सकता है कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास इस तरीके से हो रहा है, x-1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाय √2, और x-2 इज इक्वल्स टू माइनस x1 प्लस x2 बाय √2। तो बताइए कि अब आपके पास न्यू कंपोनेंट कैसे होंगे, ठीक है। तो इसको कंप्यूट करने के लिए वापस से मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा मेरे बड़ा, ठीक है। वो आपके पास फॉर्मूला क्या है वो आपको याद होना चाहिए। अब v-i इज इक्वल्स टू कर्ल x-i ओवर कर्ल xj एंड vj। ओके, तो यहाँ पर आपके पास कर्ल ये दे रखा है आपके पास, तो यहाँ पर आप निकालिए इसे कर्ल x-1
तो आप 2 बार करेंगे, जे है ना आपके पास ये, इसको मैं ले लिया कर्ल x1, ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास ये 1/√2 एंड कर्ल x डैश 1 कर्ल ये 1 है, ये 2 कर्ल x2, तो ये भी आपके पास 1/√2। यहाँ पर आपके पास कर्ल x डैश 2 ओवर कर्ल x2, ये आपके पास कितना आ जाएगा 1/√2 एंड कर्ल x डैश 2 ओवर कर्ल x1, ये आपके पास -1/√2, ठीक है। तो मैट्रिक्स आपके पास बन गई है, मैट्रिक्स आपके पास 1 1 1 1 1/√2, 1 2 1/√2, 2 1 -1/√2 एंड 2 2 इज 1/√2, ठीक है। तो आइए इसे यूज़ करते हैं। तो v डैश आई, ठीक है, सो v डैश आई में आपके पास फर्स्ट मैं 1 पे लिखता हूँ v डैश 1 आपके पास पहला कंपोनेंट कैसा होगा, पहला कंपोनेंट और आपके पास ये पहला v11 बड़ा 1/√2 और इसका आपके पास वी जे मतलब कि जो जे आपने यहाँ पर लिया था, जे यहाँ पर आपने लिया था 1 लिया था, तो ये 1, ठीक है। ऐसे ही आपके पास दूसरा कंपोनेंट आपके पास 1/√2 और यहाँ पर कंपोनेंट लिया था आपने 2, तो यहाँ पर भी आपके पास 2 आएगा v2, ठीक है। तो ये पूरा हो गया मेरे पास। नेक्स्ट अब मैं यूज़ करता हूँ आपके पास और ये v1 v2 मेरे पास क्या थे, v1 v2 मेरे पास ये पुराने वाले 3 4, ठीक है। तो 3/√2 प्लस 4/√2, तो नया कंपोनेंट ऐसा था, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा ये, ठीक है, कैसे मैंने आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है इसको, ठीक है। और इसी तरीके से मैं सेकंड कंपोनेंट निकाल लेता हूँ कि सेकंड कंपोनेंट कैसा होगा आपके पास v-2 आपके पास -1/√2 -1/√2 और यहाँ पर कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ था, 1 यूज़ हुआ था v1 प्लस 1/√2 v2, ठीक है। सो -3 प्लस 4/√2, ठीक है। तो ये v-1 और ये v-2 कंपोनेंट मेरे पास आ गए हैं, तो ये आपके पास वो कंपोनेंट है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 7/√2 है कंपोनेंट और ये आपके पास है 1/√2 है कंपोनेंट, ठीक है। तो आपके पास जो न्यू होगा वो आपके पास होगा v इज इक्वल्स टू, ये होगा तो इसके इक्वल ही ना, v इज इक्वल्स टू आपके पास v-1 7/√2 e1 डैश एंड आपके पास 1/√2 प्लस 1/√2 e2 डैश, ठीक है। और e1 डैश और e2 डैश आप ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉन्ट्रा वेरिएंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली बात ये है कि आपके पास ये कंपोनेंट क्या होंगे जब आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट होगा,